ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम सेशन। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स और आएंगे तो वो एड ऑन होते चले जाएंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए वो है राइटिंग प्रैक्टिस। आई होप कि अभी तक राइटिंग प्रैक्टिस तो फुल ऑन किसी ने भी स्टार्ट नहीं करी होगी। करिए कि नहीं करिए? हम्म। चलो, तो देखो सबसे पहले जो हमें ध्यान रखने वाली चीज है वो है हमारा टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, आप एग्जाम्स स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? टाइम को मैनेज करना। हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और न्यू सिलेबस वाले स्टूडेंट्स के लिए तो डिस्क्रिप्टिव भी हैं। तो आपका टोटल क्या होता है? आपका 6 क्वेश्चंस होते हैं इंक्लूडिंग ऑल सब पार्ट्स। आपको ध्यान में क्या रखना है बच्चे, कि अगर आपके 6 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो आप उनको किस तरीके से सेग्रीगेट करो। कोई मुझे बता सकता है कि आप अगर एक क्वेश्चन की मेजर कर रहे हो कि कितने टाइम में खत्म करते हो आप? एक क्वेश्चन को इंक्लूडिंग ऑल सब पार्ट्स आप कितने टाइम में खत्म करते हो? मैक्सिमम 8 मिनट्स। 8 मिनट्स में आपका पूरा क्वेश्चन हो जाता है इंक्लूडिंग ऑल पार्ट्स। आई एम टॉकिंग अबाउट सारे पार्ट्स को मिलाकर। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है पूरा 6A 6B 6C 6D, तो इंक्लूडिंग ऑल दी पार्ट्स कितने टाइम में खत्म करते हो आप? आपको पूरा एक क्वेश्चन इंक्लूडिंग ऑल पार्ट्स शुड बी कंप्लीटेड इन 30 मिनट्स। ठीक है, अगर आप ऐसे चलोगे तो 3 घंटे में आपके पूरे के पूरे 6 क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। अब उसमें भी एक चीज है कि हर एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना है और कितने पेजेस भरने हैं। लेंथ बहुत मैटर करता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए। और क्वेश्चन पेपर तो यार कभी भी मत पढ़ना। कभी भी मत पढ़ना कि क्वेश्चन पेपर आया और स्टार्ट रीडिंग की पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ लेते हैं। देखो उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? जब आप ये नेचुरल फिनोमेना है। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन पेपर आया, आपने स्टार्ट किया रीड करना। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्टार्टिंग से स्टार्ट करा, आपको 3 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते हैं। ठीक है, तो आपका जो माइंडसेट है वो बनता चला जाएगा, कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा कि अरे यार ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। फिर फॉर इंस्टेंस नेक्स्ट 2 to 3 क्वेश्चंस आपके ऐसे आ गए कि भाई आपको तो आता ही नहीं है, हालांकि आपने पढ़ा था बट आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो। तो होगा क्या? पूरा का पूरा जो अटेंशन है वो नेगेटिव चीज पे चला जाएगा कि जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं। और जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उस चक्कर में जो आते हैं ना, जो स्टार्टिंग में पढ़ के लगा था कि यार आते हैं, वो भी आपके खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है? आपको अच्छे से पहले जो पार्ट है आपका, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हर मोस्टली जेआईजीएल में कोई सेग्रीगेशन नहीं है पार्ट वाइज सिलेबस का, बट हर एक सब्जेक्ट में है। आप क्या करो, आप जिस भी पार्ट को लेके बहुत कॉन्फिडेंट हो कि मैम हमारा तो कंपनी लॉ में बी पार्ट जो डायरेक्टर्स वाला पार्ट है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होता है और हम उसमें कॉन्फिडेंट हैं, तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग ऑन दैट थिंग। ठीक है, आप वहां से प्रिपेयर करना शुरू, राइट करना शुरू कर दो और पढ़ना शुरू कर दो। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगी और मैं आपको सर्टिफाइड कॉपी भी दिखाऊंगी, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि मैं क्या बात कर रही हूँ। ठीक है, तो हम उसको देखते हुए भी अपनी टाइम मैनेजमेंट को देखेंगे। ईच क्वेश्चन इंक्लूडिंग सब पार्ट शुड बी कंप्लीटेड इन 30 मिनट्स। इफ यू डोंट नो द आंसर, अगर आपको आंसर नहीं पता है तो लीव दी स्पेस। ठीक है, जैसे ये आपकी फॉर एग्जाम्पल आंसर शीट है। ठीक है, ये इधर पेज है, ये इधर पेज है। फॉर एग्जाम्पल आपको 6A तो आता है बट 6B नहीं आता, तो क्या करो, ये पूरा पेज छोड़ दो। मैं अभी आगे आपको ये बताऊंगी कि आपको कितने मार्क्स में कितने पेजेस लिखने हैं। तो उससे क्या होगा, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। क्लैरिटी हो जाएगी तो उसे आप पेजेस छोड़ सकते हो और बाद में कंटिन्यू कर सकते हो, वरना वही सोच के सारा टाइम वेस्ट कर दोगे। ठीक है, मेक श्योर यू हैव प्रॉपर स्टेशनरी। यार प्लीज स्टेशनरी ले जाना मत भूलना, अपनी प्रॉपर स्टेशनरी होनी चाहिए। और मैं आपको ये बोलूंगी कि कैलकुलेटर जो है वो आप हर एक पेपर में लेके जाओ, क्योंकि देखो कुछ नहीं पता कि किस पर्टिकुलर पेपर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको हर एक पेपर में कैलसी लेना ही लेना है। आप प्रॉपर किट बना लो जो आपकी चलेगी थ्रू आउट योर एग्जाम्स। डोंट एवर रीड फुल क्वेश्चन पेपर, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इट कैन लीड टू अ डिजास्टर। क्योंकि नेगेटिव चीज इतनी ओवर पावर कर जाएगी कि आपका वो पेपर वहीं के वहीं खराब हो जाएगा। तो ये आपकी इनिशियल माइंडसेट है, इनिशियल चीज है जो आप एग्जाम हॉल में जाओगे, आपको अपने माइंड में ये चीज क्लियर रखनी है, बहुत चीज सॉर्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं मार्किंग की, कि आपकी मार्किंग किस तरीके से होनी चाहिए। देखो ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये 3 मार्क्स के भी आ सकते हैं, 5 मार्क्स के आ सकते हैं, 6 मार्क्स के आ सकते हैं एंड 8 मार्क्स के आ सकते हैं। ठीक है, 3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आपका आता है तो आपको हम यहाँ पेजेस ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो कि आपको कितने पेजेस फिल करने हैं, राइट। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो मैं एंड में लूंगी, बीच में मैं चैट बॉक्स बिल्कुल नहीं देख रही हूँ क्योंकि वरना बताने का चीज का फ्लो टूट जाता है। ठीक है, 3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो आप इतना भरो,
मतलब इतना, दैट्स इट, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 3 मार्क्स में इतना सफिशिएंट है। हमें टाइम मैनेजमेंट के साथ चलना है एंड टू द पॉइंट लिखना है। ये आपके कोई ग्रेजुएशन के पेपर नहीं है कि आप फुल ऑन भरते चले जाओ पेजेस, कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले। यू आर गिविंग प्रोफेशनल एग्जाम्स, तो आपको कंसाइज फॉर्म में लिखने हैं, राइट। 5 मार्क्स में फुल पेज एंड दिस पेज। ठीक है, मतलब यहाँ की आप लगा लो 3 to 4 लाइन्स। ठीक है, 3 मार्क्स का क्लियर हो गया। 5 मार्क्स का आपको इतना लिखना है। 6 मार्क्स के लिए आपको ये पूरा पेज तो लिखना ही लिखना है, और आपको ये इतना लिखना है, मतलब इसमें लिखा लो तो 5 लाइन्स, 5 to 6 लाइन्स। ठीक है, 8 मार्क्स में यू हैव टू फिल बोथ। अच्छा, अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, 4 मार्क्स का तो क्वेश्चन आते हैं। 4 मार्क्स में क्या करेंगे, तो 4 मार्क्स में आप क्या करोगे, आप ये वाला जो पेज है ना हाफ, ये फुल भर दोगे, ये वाला। ठीक है, इस तरीके की आपको अपनी मार्किंग रखनी है और दिमाग में रखना है। नो मैटर व्हाट, आपको ज्यादा आता है कम आता है, क्वेश्चन पूछा है, आपको आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये पूरा का पूरा क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दी मार्किंग आपको इतने पेजेस में लिखना है, दैट्स इट। ठीक है, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। एक आता है आपका केस स्टडी, और जो न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो प्रॉपर प्रॉपर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो केस स्टडी आती है। ठीक है, उसको भी मैं पढ़ने का तरीका बताऊंगी ताकि आपकी चीजें बहुत क्लियर हो जाए। पढ़ते पढ़ा सब कुछ होता है बेटा, और सब पढ़े हुए होते हैं अभी तक कि हमारा अप्रोक्स 80% सिलेबस हो चुका है। बट सारा गेम जो खराब होता है ना, वो होता है हमारी प्रेजेंटेशन एंड आंसर राइटिंग में। क्योंकि हम वहां पे जाके इतने पजल्ड अप हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कितना क्या लिखना है, एंड फिर टाइम चलता रहता है कंटिन्यू। 3 आवर्स में कंप्लीट करना है पूरा पेपर। और देखो, नो मैटर व्हाट, ये जो हमारा सीएस का थियोरी पेपर, क्योंकि हमारा ज्यादा थियोरी है, ठीक है, हमारा पेपर छूटना, अगर हमें ढंग से प्रैक्टिस नहीं है और हमारे माइंड में ये क्लैरिटी नहीं है, हमारा 100% पेपर छूटेगा। मेरा स्टार्टिंग में खुद छूटा है यार। स्टार्टिंग में मेरे कंपनी लॉ का फर्स्ट पेपर होता था, जेआईजीएल का एक कंपनी लॉ का, आई थिंक ओल्ड सिलेबस में, बिल्कुल ओल्ड, तब तो आपने दूर दूर तक आपने सुना भी नहीं होगा सीएस का नाम। मेरे टाइम पे जब ओल्ड सिलेबस में पहला पेपर कंपनी लॉ का होता था, ठीक है, एंड 3 पेपर होते थे। तो उसमें क्या था, मेरा फर्स्ट पेपर में इतनी पैनिक हो जाती थी, इतनी पैनिक कि मुझे पता ही नहीं चलता था क्या करना है। और लास्ट में जो मेरे एक क्वेश्चन तो मेरा फुल ऑन छूटता था, आप लगा लो 15-20 मार्क्स का मेरा छूट जाता था। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको अपनी क्लैरिटी जो है सही से रखनी है। ठीक है भाई, मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am, you are audible. चैट में लिख दो, क्योंकि मुझे वैसे आप लोगों की आवाज नहीं आएगी। मैंने वो लगा रखा है ना, हेडफोन नहीं है, सिर्फ स्पीकर है। आ रही है ना? बस ठीक है, गौरी आप अपने एंड पे चेक करो बेटा। ठीक है, तो मार्किंग आपको सॉर्ट हो गई, आपके दिमाग में क्लियर हो गई। नाउ आपका आता है कि सबसे पहले आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं। देखो, आंसर्स की जो प्रैक्टिस है वो करनी बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको बोला था कि स्कैनर्स अपने सामने रखो। परचेज किस किस बच्चे ने परचेज कर लिया? अच्छा, स्कैनर्स बताना जरा मुझे, कौन कौन है जिसने स्कैनर्स परचेज कर रखे हैं? अगर अभी तक स्कैनर्स परचेज नहीं करे हैं ना, तो आप गलती कर रहे हो। स्कैनर्स में आपको पता चलता है कि आपको आंसर किस तरीके से लिखना है, या क्वेश्चन भी किस तरीके से फॉर्म हो सकते हैं, या प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर्स हमारे आए हैं उसमें किस टॉपिक में से किस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ठीक है, मतलब देखो, क्वेश्चन बैंक होना चाहिए प्रीवियस ईयर्स का आपके पास। कि कोई और भी स्कैनर है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स है, नो कोई बात नहीं, बट आपके पास होना चाहिए मटेरियल, सॉल्व मटेरियल। ठीक है, उससे आपको क्लैरिटी आएगी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, व्हेन आई वाज इन प्रोफेशनल, ठीक है, सीएस प्रोफेशनल में थी मैं, उसमें आपका चैप्टर नहीं, सब्जेक्ट है पूरा मर्जर एंड अमेलगमेशन। ठीक है, मतलब कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग है। तो वो 50 मार्क्स का आता था पूरा का पूरा। अब होता क्या था, जब तक मैंने स्कैनर्स की मतलब वैल्यू नहीं समझी थी, मैं आपको वो इंसिडेंट बता रही हूँ, तभी मैं आप लोगों के पीछे पड़ती हूँ कि प्लीज स्कैनर्स खरीदो। छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो मैंने गलतियां करी अपने टाइम में, वो ना करो, इसलिए मैं सजेशन देती हूँ स्टूडेंट्स को। तो मर्जर एमेलगमेशन का 50 मार्क्स का ए पार्ट था। ठीक है, जिसमें कि आपका टेक ओवर, मर्जर, एमेलगमेशन और जितना डी मर्जर वगैरह, ये सारा पार्ट होता था। अब मैं हर बार क्या करती थी, जिस भी टीचर से मैंने अपनी कोचिंग ली थी, सिर्फ वो मटेरियल पढ़ा, मतलब चैप्टर पढ़ा, ठीक है, और अपना खत्म कर दिया। मैं ये ध्यान नहीं देती थी कि मुझे उसमें से क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते थे। तो इस मर्जर एमेलगमेशन में एक है आपका स्टैम्प ड्यूटी, टैक्सेशन। अब मैं ध्यान नहीं देती थी और एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हर बार मेरा क्या होता था, फेल रिजल्ट, फेल फेल फेल। जब मैंने स्कैनर खरीदा, ठीक है, उसमें स्टैम्प ड्यूटी करके पूरा एक चैप्टर गिवन था।
जिसमें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दे रखे थे, क्योंकि उस पर्टिकुलर स्कैनर ने सेग्रीगेशन कर रखा था ऑन टॉपिक बेसिस। तब मुझे समझ में आया कि अच्छा ये क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकते हैं। इसीलिए आपको स्कैनर्स की वैल्यू तभी पता चलेगी जब मतलब आप पढ़ना शुरू करोगे उसको, ठीक है। सो इफेक्टिव राइटिंग भी वहीं से आती है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं आपके पास डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, केस स्टडी वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हर एक क्वेश्चन को आंसर करने का तरीका अलग है, और पूरा गेम उसी पे बेस्ड है। देखो अगर आपके पास भी आज मैं आपको बोल दूं कि बेटा ये 100 कॉपी है, ठीक है, और आप इनको चेक करो, लगा लो फिफ्थ क्लास का, लगा लो एट्थ क्लास का, लगा लो जो आपको बिल्कुल ही नॉर्मल पता है, तब भी आपको चेक करने में ऐसी तैसी हो जाएगी। आप ये सोचोगे यार कौन चेक करे, कौन पढ़े इतना, राइट। आप ये सोचो एग्जामिनर भी सेम सिचुएशन में है, उसको एक दिन में सपोज 50 या 60 या 100 कॉपीज चेक करनी है, वो क्यों चेक करेगा? जब आप इधर उधर लिख दोगे या फिर आप बोल नहीं पा रहे हो ठीक से, मतलब प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, तो वो भी आपको आंसर मार्किंग ऐसी करेगा। वहां आपको अपना गेम खराब नहीं करना है, ठीक है। तो क्लैरिटी आपको कैसे आएगी? इजी एंड क्लियर आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। पार्शियल मार्क्स क्या होते हैं? अगर आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, और उसमें आपको 2 क्वेश्चंस पूछे हैं, एक क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क एंड सेकंड चीज पूछी है, तो मेक श्योर कि आप इसका 2 मार्क्स में आंसर करो और इसका 2 मार्क्स में आंसर करो। और ये चीजें कैसे क्लियर होंगी? जब आप खुद घर में करके देखोगे। देखो अभी आपके पास अप्रॉक्स 30 डेज है, 30 डेज है, आप इसमें बहुत अच्छे से कर सकते हो यार। मैंने अभी वीडियो डाली है यूट्यूब पे, अपने 30 डेज का पूरा गाइड दिया है, प्लानर दिया है, और इन ऑल एस्पेक्ट्स, आप एक ग्रुप दे रहे हो, 2 ग्रुप दे रहे हो, न्यू सिलेबस दे रहे हो, सारी सिचुएशन मैंने आपको समझाई है। आपको लगकर अपने हिसाब से प्लानर बनाकर उसको फॉलो करना है, दैट्स इट। और क्या चाहिए आपको, मुझे ये बता दो। सीएस टफ नहीं है या सीए टफ नहीं है, ये कोर्सेज टफ नहीं है। एप्टीट्यूड स्टूडेंट का कैसा है उस पर रिजल्ट डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ डेली बेसिस पे किसी से मिल नहीं रहे, आप कोचिंग अपनी रिमोट अपने घर में बैठ के ले रहे हो या जा भी रहे हो, लेकिन आपका एग्जाम में कोई कनेक्शन नहीं होता, ठीक है। आप अपना घर में ही बैठ के पढ़ते हो, 1 to 1 नहीं होता किसी से, ठीक है। आपके पास कोई ऐसे टीचर्स नहीं है कि आपका इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट का तो कोई बंदा नहीं है ना, कोचिंग आप अलग ले रहे हो, इंस्टीट्यूट अलग है, तो सिनेरियो अलग हो जाता है। आपका एप्टीट्यूड जैसा रहेगा आपका रिजल्ट वैसे आएगा। तो आपको दिमाग में बस ये रखना है कि यार ये 30 डेज है ना, मैं कैसे भी करके बस मुझे क्लियर करना है, नो मैटर व्हाट, क्या हो क्या नहीं हो, रिजल्ट जो होगा बाद में देखा जाएगा, मुझे अपनी मेहनत पे काम करना है। और मेहनत आधी आप कर चुके हो क्योंकि आप पढ़ाई कर चुके हो, आप रिवाइज कर चुके हो, आधी मेहनत आपकी रिफ्लेक्ट करेगी आपके आंसर्स को लिखने में। और उसके लिए यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर ऑन डेली बेसिस। आपके पास सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं, या फिर आप 2 ग्रुप से रहे हो तो आपके पास 8 सब्जेक्ट्स हैं। और 8 सब्जेक्ट्स के लिए टाइम बहुत कम बचा है, उसमें आपको प्रैक्टिस भी करनी है, रिवाइज भी करना है, सब करना है। और इस तरीके से करना है ताकि आप रिकॉल कर सको ऑन फाइनल डे ऑफ एग्जाम, ठीक है। क्लियर प्रेजेंटेशन करोगे तो 5 to 10% ओवरऑल स्कोरिंग आपकी हो जाएगी। और कीड़े मकोड़े नहीं लिखने हैं, क्लियर लिखना है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से प्रेजेंट करना है थ्रू पास्ट सर्टिफाइड कॉपीज। रीड एंड अंडरस्टैंड दी क्वेश्चन। पता है बहुत बार क्या होता है, हम लोग जल्दीबाजी में क्वेश्चन इस तरीके से पढ़ते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि पूछ क्या रहा है, और हम कुछ का कुछ समझ के 2 मिनट ले लो, शांति से 2 मिनट लेके अपना क्वेश्चन रीड करो। और देखो वैसे तो लिखना अलाउड नहीं है क्वेश्चन पेपर में, बट आप एक चीज कर सकते हो, आपके पास पेंसिल होगी, पेंसिल तो कैरी करनी ही करनी है। और जैसे ये फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, आप इसको हल्का सा हाईलाइट कर लो। किस चीज को हाईलाइट करना है? हाईलाइट करना है आपका जो मेन कंटेंट पूछा है उसने, ठीक है। जैसे कोई भी एक क्वेश्चन है, ये पूरा एक क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। अब इसमें अगर आपको लगता है कि ये जो है ना ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हल्का सा अंडरलाइन कर लो ताकि बस आपको समझ में आए, कि आपको वो टीचर देखे तो उसे कुछ ना हो। हाँ यार मेरे साथ भी हुआ है। देखो ये जो सारी चीजें हैं ना ये हर बच्चे के साथ होती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप में गलती है या कुछ है, लेकिन हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, ठीक है। मेरे साथ भी एक बार हुआ था, वो तो मैंने पूरा आंसर लिख दिया, और फर्स्ट क्वेश्चन, आईटी का पेपर हुआ करता था हमारे टाइम पे ना प्रोफेशनल में, तो उसमें एक क्वेश्चन था ईआरपी का, और मैंने वो कुछ का कुछ समझ लिया। मैंने करा बहुत अच्छे से प्रिपेयर था, लेकिन मैंने कुछ का कुछ समझ लिया, और जो वो दिमाग में चला ना, मैंने पूरा आंसर लिख दिया बहुत अच्छा फर्स्ट पेज पे, बेस्ट वे में, ठीक है। और जब मैंने दोबारा क्वेश्चन रिवाइज करा, मतलब क्वेश्चन पढ़ा और आंसर देखा, मैंने कहा यार ये तो मैंने गलत लिख दिया। और सोचो मैंने जो मेरा फर्स्ट पेज था उसी में मुझे कट लगाना पड़ा। ऐसा हो गया था मेरे साथ, और सिर्फ किस वजह से कि पैनिक मोड में मैंने वो क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा, और वो होता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दी क्वेश्चन। और हमारा जो लॉ है, लॉ में हमारी केस स्टडीज आती हैं, हम कुछ का कुछ नहीं समझ सकते, हमें उसी चीज को समझ के सही इंटरप्रिटेशन के साथ आंसर लिखना है, ठीक है। कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड जब आप पढ़ रहे हो, अभी रिवाइज कर रहे हो,
तो अगर आप स्कैनर से पढ़ रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो, मेक श्योर कि आप कीवर्ड्स को हाईलाइट करो ताकि आपके दिमाग में एग्जाम में भी वही कीवर्ड्स याद आए। कीवर्ड्स को एनालाइज अंडरलाइन करो और उसको लिखो, उसको मेंशन करो अपने आंसर में, इससे आप ज्यादा स्कोर करोगे। ठीक है। एक जो चीज होती है मे और शेल, भाई ये चीज बहुत दिक्कत करती है। क्या किसी को इसके रिगार्डिंग कंफ्यूजन है? यस और नो? मे और शेल कहाँ यूज करना है, कहाँ यूज नहीं करना है, क्या इसको लेके कोई दिक्कत है, कंफ्यूजन है तो मैं एक्सप्लेन करूं। लॉ में ये जो छोटी छोटी टर्म्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप मे और शेल, देखो मैं फिर भी बता देती हूँ, मे ऑप्शनल होता है। ठीक है। अगर कहीं भी लीगल कंप्लाइंस किसी सेक्शन में लिखा हुआ है कि कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, तो मे यूज होगा। बट अगर कोई चीज आपको करनी ही करनी है तो वहां पे आप शेल यूज करोगे। एंड सेम विथ क्वेश्चन ऑल्सो। अगर क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है, कि शेल डू दिस, तो क्योंकि देखो क्वेश्चन ट्विस्ट करके भी दे सकता है ना। अब केस स्टडी आ गई आप लोगों के पास और उसमें लिखा है कि मिस्टर ए बीइंग ऑडिटर ऑफ द कंपनी शेल डू दिस। ठीक है, शेल डू दिस, कमेंट वेदर इट इज टेनेबल और नॉट। ठीक है, सही है या नहीं है वो करने के लिए आपको शेल लिख के दे देगा। तो आपको इस चीज की पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। राइट। एंड हाँ, ऑब्लिगेशन हो जाती है। देखो लीगल सीएस जो है ना हमारा बहुत खूबसूरत कोर्स है। और उसमें जिस बच्चे को अंदर से लॉ की तरफ थोड़ी सी भी ममता होगी ना, थोड़ा सा भी अफेक्शन होगा, वो इसको बहुत अच्छे से याद करेगा और समझने की कोशिश करेगा बजाय कि रटने के। ठीक है। सो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि अभी तो आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे हो, अभी आगे प्रोफेशनल में जाओगे जहाँ चीजें और टफ हो जाएंगी आप लोगों के लिए। ठीक है। प्लान बिफोर यू राइट। ऑब्वियसली एग्जाम में हम प्लान तो नहीं कर सकते कि हमें क्या करना है, बट फिर भी एक प्लान मतलब आपके दिमाग में फ्रेम हो जाना चाहिए। और ये सारी चीजें तभी एग्जीक्यूट अच्छे से होंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो प्लान करोगे कि आपको किस तरीके से आंसर करना है। अब हम एक चीज करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम अगर केस स्टडी की बात करें, ठीक है, केस स्टडी मैक्स टू मैक्स आपकी 5 मार्क्स की आएगी, इससे ज्यादा नहीं आएगी। और 5 मार्क्स में मैंने आपको क्या बताया है कि आपको ये वाला पेज तो भरना ही भरना है और यहाँ के आपको 3 लाइंस भरनी है। अब अगर केस स्टडी आती है तो आप पूरा का पूरा केस समझोगे कि क्या बोल रहा है वो, क्या, तो वो आप अंडरलाइन कर दोगे हल्का हल्का पेंसिल से, और क्या पूछ रहा है वो आप थोड़ा डार्क करके या गोला मार के कर दोगे, ताकि क्योंकि होता क्या है ना, वो 3 घंटे हैं, 3 घंटे में हमें इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जल्दबाजी में होता क्या है, हम वो ही नहीं पढ़ते एग्जैक्ट कि वो पूछ क्या रहा है, और हम और कुछ कर लेते हैं, और कुछ पढ़ के कुछ लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, टाइम लेना है। 2 मिनट फालतू ले लो, 1 मिनट, 3 मिनट फालतू ले लो, लेकिन क्वेश्चन अच्छे से समझना जरूरी है। ठीक है। अब मैं आपको क्या बता रही थी, हाँ केस स्टडी है, आपने क्वेश्चन में ही थोड़ा बहुत मार्किंग कर दी। देखो अब ये मत बोलना मैम ने मार्किंग करने के लिए बोला है तो बिल्कुल ही, चीजों को स्मार्टली करना सीखो। हल्का सा हाईलाइट करो, हल्का सा पेंसिल करो, ताकि आपको भी समझ में आए कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी लिखना अलाउड नहीं होता है। केस स्टडी में सबसे पहले आपको फैक्ट्स लिखने हैं। ठीक है, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। मिस्टर ए है तो मिस्टर ए बीइंग ऑडिटर ऑफ द कंपनी एक्स वाई जी दिस इन दिस, सिर्फ एक लाइन, 1 या 1.5 लाइन, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि मार्क्स इसके नहीं है। ये तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन बता रही हूँ मैं, मार्क्स इसके नहीं है। फिर उसके बाद आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी, मतलब हमें ये लिखना नहीं है अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। फिर हमें स्टार्ट करना है एज पर दी प्रोविजंस। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैम हमें तो सेक्शन ही याद नहीं आते, हम एग्जाम में सेक्शन रिकॉल करने की कोशिश करते हैं बट हमें आते ही नहीं है। तो उस केस में क्या करें, रेलेवेंट या प्रिस्क्राइब्ड प्रोविजन लिख दो। कंपनीज एक्ट का नाम तो पता है, कंपनीज एक्ट 2013, बस एज पर, एज पर दी प्रिस्क्राइब्ड प्रोविजंस एंड रूल्स मेड देयर अंडर, या रूल्स मेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, ये लाइन लिख दो। अगर सेक्शंस याद नहीं आ रहे, सेक्शंस याद आते हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे जरा ये बताओ कि जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर, 4 बच्चे हैं जो अटेंड कर रहे हैं, उसमें से कौन कौन है जो सेक्शंस बहुत अच्छे से याद करता है विदाउट एनी एफर्ट। हाँ, न्यू सिलेबस में तो ये है ही, न्यू सिलेबस में तो मैं आपको खुद बोल रही हूँ कि उसमें इतनी लंबी केस स्टडी दे देंगे और उसके बेसिस पे
क्वेश्चंस करने के लिए बोलेंगे तो ट्रिकी तो हो ही जाता है। तो घबराने की बात नहीं है, अभी एग्जीक्यूटिव लेवल पे हो। अगर सेक्शंस याद आते हैं वेल एंड गुड, सेक्शंस नहीं याद आते तो मैंने आपको उसके लिए लाइन बता दी, आपको वो लिखना है। और जो भी प्रोविजन है वो 3-4 लाइन में लिख के फिनिश। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका थर्ड, कंक्लूजन। कंक्लूजन भी स्मार्टली करना है। अगर आपको अच्छी तरीके से आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ ये आंसर है, तो कंक्लूजन एक लाइन में लिख दो। वरना इसको इस तरीके से लिखो जो ऊपर लिखा हुआ है ना वही, मतलब ना तो यस परफेक्टली करो ना ही नो परफेक्ट करो, क्योंकि उसमें फंस सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 पैराग्राफ्स में आपका जो है केस स्टडी सॉल्व हो जानी चाहिए। ठीक है, आगे समझ। ये आपका 5 मार्क्स का इतना भर जाएगा पेज, और इस तरीके से आपको फॉर्म करना है। कंटेंट याद करना, रिकॉल करना आपका काम है, और किस तरीके से उसको डालना है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो यही प्लानिंग होती है। लिखने से पहले आपको ये प्लान करना है। ठीक है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आउटलाइन आपका कॉम्प्लेक्स आंसर का होना चाहिए। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है और सपोज 4 मार्क्स का आपको पूछा है, अगर 4 मार्क्स का आपका पूछा है कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सो एंड सो, ठीक है, तो कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखोगे? एटलीस्ट 8 पॉइंट्स, एटलीस्ट 6 to 8 पॉइंट्स यू हैव टू मेंशन। ठीक है, स्ट्रक्चर इज द की, मैंने आपको बता दिया की पैराग्राफ शॉर्ट, 2 to 3 सेंटेंसेस ईच। ऐसा नहीं है कि यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे सीधा एंड कर रहे हो, कोई नहीं पढ़ेगा, आप खुद नहीं पढ़ोगे इतना बड़ा आंसर। तो मेक श्योर कि आप 2 to 3 के ऐसे करो, फिर एक लाइन का गैप, फिर 2 to 3 का ऐसे करो। मतलब जितना कोशिश कर सको ना उसको समराइज करके लिखो। इससे आपको भी क्लैरिटी रहेगी, और जो एग्जामिनर है, जो जो चेक कर रहा है यार, उसको भी थोड़ा इजी रहेगा। इससे आपके मार्क्स आएंगे। अगर आपने पूरा पेज दिस यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखते चले गए विदाउट एनी स्पेस, विदाउट एनी मतलब सेग्रीगेशन, तो भाई वो नहीं पड़ेगा आंसर। तो इसीलिए ना थोड़ा सा इस चीज पे भी आपको ध्यान रखना है। रेफरेंस के लिए सबसे होता है मैम केस स्टडी, तो वो केसेस तो याद नहीं रहते। ऑब्वियसली केसेस किसी को याद नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे तो मैं आपको सिर्फ ये बोलूंगी कि अगर केस आपको अच्छी तरीके से याद है तो लिखो, अदरवाइज इन डिसाइडेड केस लॉज, इन वन ऑफ द डिसाइडेड केस लॉज, it was it was held by the authority that so and so। अब जो कॉन्टेक्स्ट पूछा है, जिस कॉन्टेक्स्ट के बारे में पूछा है वही नीचे लिख देना बस। ठीक है, कंसाइज एंड रेलेवेंट होना चाहिए, कोई खिचड़ी स्टोरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो, टू द पॉइंट लिखना है। अगर आपको पूछा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पूछा है रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, अगर आपको डिस्क्वालिफिकेशन पूछी है तो क्या सारी डिस्क्वालिफिकेशन लिख दोगे? नहीं, जिस पर्टिकुलर डिस्क्वालिफिकेशन का वो रेफरेंस दे रहा है या पूछ रहा है, आपको उसी को एलाबोरेट करना है। अगर उसने बोला, क्योंकि डायरेक्टर्स की कंडीशन दे सकता है ना। अब डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन एक ये है कि उसके पास डिन होना चाहिए, अगर नहीं है तो वो डिस्क्वालिफाइड है, राइट। तो आप डिन के बारे में थोड़ा सा बता दो। अगर उसने बोला कि और कौन सी होती है डिस्क्वालिफिकेशंस, अनसाउंड माइंड की आ गई, ठीक है, या उसने कोई ऑफेंस किया है, तो ऑफेंस वाला अच्छी तरीके से समझा दो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कंसाइज फॉर्म में आंसर राइटिंग करनी है। लेंदी इंट्रोडक्शंस, टू द पॉइंट लिखना है। ठीक है, अननेसेसरी वर्ड्स यूज करने विदाउट लूजिंग मीनिंग, आपको की वर्ड्स पे ध्यान देना है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, स्टार्ट कैसे कर दो, स्टार्ट कर दो दिस रूल स्टेट्स, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, फ्लो चार्ट डायग्राम्स की यार ये बात है कि अगर आप देना चाहते हो आंसर इन काइंड ऑफ फ्लो चार्ट्स, या फिर एक ऐसा होता है ना कि आप इस तरीके से प्रोसेस समझा दो, इस तरीके से अगर आप प्रोसेस समझाना चाहते हो तो भी कोई गलत बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको बोला गया कि रजिस्टर्ड ऑफिस जो है हमें चेंज करना है फ्रॉम वन सिटी टू अनदर ही लगा लो। ठीक है, वन सिटी टू अनदर, तो सबसे पहले क्या होगा, पास बीएम, देन दिस देन दिस देन दिस। इस तरीके से आप फ्लो चार्ट्स में जरूर कर सकते हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछ लूं कंपनी लॉ में से, जस्ट फॉर ऐसी नॉलेज, बताओ, पूछ लूं? अच्छा, ये बताओ कि जो मेमोरेंडम है, रजिस्टर्ड ऑफिस जो क्लॉज है हमारा,
उसमें किस कंडीशन में हमारा एमओए ऑल्टर होगा, ये बताओ मुझे। रिव्यू करना जरूर, याद रखना। रिव्यू नहीं कराना अगर, तो भाई गलत बात हो जाएगी। रिव्यू करना ही करना है टू डिफाइन योर आंसर। अब इसके लिए मैम टाइम कहाँ से लें, हमारे पास तो इतना टाइम होता है कि हम कंप्लीट कर लें, वही बहुत बड़ी बात है। इसकी एक टिप है, आप क्या करो, देखो एंड में तो आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। आप ये जरूर कर सकते हो, जैसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, आप फटाफट उसको रिव्यू कर लो। उसके लिए टाइम सेट रखो ना, आपको 2 मिनट्स में देखना है, फटाफट आपको याद भी रहेगा कि आपको क्वेश्चन क्या था क्या नहीं था। तो एक साथ ना रिवाइज करते हुए बिल्कुल एंड में यू कैन रिफाइन और रिव्यू योर आंसर इन बिट्स एंड पीसेस। लाइक एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, उसको फटाफट रिव्यू करो 2 मिनट में। ठीक है, देखो ये स्मार्टनेस तो लानी पड़ेगी, और टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा खेल है, वो तो लाना ही लाना पड़ेगा, अदरवाइज तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। प्रैक्टिस विद मॉक टेस्ट, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है अभी भी एनरोल करा सकता है मेरे से। और कोई क्वेश्चन है? यस राइट। जब स्टेट की बात आ जाए तब आपका एमओए चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। मॉक टेस्ट बहुत 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 जरूरी है। ठीक है। अभी एक आप काम कर सकते हो, जो मैंने यूट्यूब पे आपको 30 डेज का चैलेंज दिया, 30 डेज का चैलेंज नहीं, 30 डेज का जो मैंने आपको गाइड दिया है, प्लानर दिया है, वो आप देखो। अभी भी आपके पास 30 डेज हैं। ठीक है। आप उसको स्टार्ट करो, उसकी उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लानर बना लो। ठीक है। अपने आप, क्योंकि हर पर्सन अलग है, हर स्टूडेंट अलग है, किसी का कोई टफ सब्जेक्ट है, किसी का कोई है, कोई एक ग्रुप दे रहा है, कोई बोथ ग्रुप दे रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग 30 डेज का, मैंने आपको वहां बता दिया नंबर ऑफ डेज में कैसे आपको सेग्रीगेट करना है चैप्टर्स को, वो मैंने सब कुछ आपको वहां मेंशन किया हुआ है, आपको सिर्फ अपनी सिचुएशन वहां पुट इन कर लेनी है। उसके बाद आपको देना है मॉक टेस्ट लास्ट में। देखो मैं अपने एक्सपीरियंसेस से बता रही हूँ, और मुझे कम से कम तो 3 साल हो गए इस फील्ड में बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते एज अ टीचर। तो मुझे पता है कि कहाँ आप गलती कर सकते हो। मेरी आपसे सिर्फ एक विनती है, विनती मान लो, आपको एग्जाम्स में क्लियर करना है अगर, तो पढ़ तो आपने सारा लिया, आपने रिवाइज भी बता दिया ऑलरेडी, देन प्रैक्टिस इंप्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी, उसी की हम बात कर रहे हैं कि आपको मॉक टेस्ट देना ही देना है। अब जो स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हमारा पर्टिकुलर जो ये वाला सब्जेक्ट है ये वीक है, इसमें वी नीड प्रैक्टिस, तो आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए भी मॉक टेस्ट ले सकते हो। ठीक है। लिंक आपको मैंने मेंशन कर दिया है टेलीग्राम पे ऑलरेडी। ठीक है। वरना आप यहाँ से स्कैन करके डायरेक्टली टेलीग्राम पे मेरा एक वो चल रहा है, प्राइवेट चैट बॉक्स है, जिसमें कि सारे स्टूडेंट्स अपने आपस में क्वेरीज वगैरह सब रिजॉल्व करते हो, सारा मटेरियल वगैरह मैं वहाँ शेयर करती हूँ, तो आप ये भी कर सकते हो। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, प्रैक्टिस पेपर्स। ठीक है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। सर्टिफाइड कॉपीज के बारे में जो हमने बात करी थी, सर्टिफाइड कॉपीज। ठीक है। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है आपकी JIGL की कॉपी। दिखाई दे रही कॉपी? हम्म। ये क्वेश्चन देखो किस तरीके से आंसर फॉर्म्ड है। मैंने यहाँ पे, कोई मुझे बता सकता है कि क्या गलती है यहाँ पे, क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये स्टूडेंट जो है इसकी JIGL की कॉपी है। ठीक है। अब JIGL की जो ये कॉपी है, इसमें 6A इसने पहले अटेम्प्ट किया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 6 यहाँ पे लिखा है, ये भी बहुत अच्छी बात है, करेक्ट लिखा है बिल्कुल बिल्कुल। बीच में थोड़ा सा बड़ा और लिख सकते थे, बट एनीवेज, ये जो चीज है ना, यहाँ से यहाँ पे 1 लाइन गैप होना चाहिए था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। फिर 1 लाइन गैप, फिर 1 लाइन गैप, फिर 1 लाइन गैप, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट हो रहा है कि आपने यहाँ से आंसर स्टार्ट किया और आपने फुल पेज पे यहाँ तक खत्म किया। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि प्लीज 1 लाइन का गैप एटलीस्ट रखो। राइटिंग वैसे अच्छी है, सब बढ़िया है एकदम, लेकिन अब दूसरी चीज देखो क्या गलती करी, ये वाला आंसर यहीं से स्टार्ट कर दिया। ऐसे नहीं करना है। पैसे दे रहे हो, पूरे के पूरे एनरोलमेंट की फीस भरते हो। ठीक है। आंसर्स, हर एक आंसर फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है, फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है। भले ही इसका इतना वेस्ट जा रहा, पहले तो इतना वेस्ट जाएगा नहीं, बिकॉज आप अगर लाइन छोड़ोगे तो यहाँ पे या यहाँ पे आपका आंसर खत्म होगा। इसके बाद यहाँ पे हो रहा है, छोड़ दो यार, आंसर दूसरे पेज में बीच में लिख के 6B बहुत अच्छे से आप स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे 6 लिखा है ना,
यहाँ पे इसको लिखना चाहिए था यहाँ पे 6A, पूरा पेज इसका हो जाता। हमेशा फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है। नेक्स्ट पेज पे भी आप 6B इस तरीके से लिख सकते थे, तो मोर क्लैरिटी होती, राइट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं। एक सेकेंड, हाँ मैं पॉज कर रही हूँ, एक सेकेंड, आई हैव अ कॉल टू अटेंड। ओके, सो यहाँ पर ये चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, फ्रेश पेज से स्टार्ट किया। अब देखो ये ना ऐसे कंटिन्यूटी रहेगी, तो कंटिन्यूटी में ना मजा नहीं आएगा। आप हर एक क्वेश्चन फ्रेश पेज से स्टार्ट करो। नाउ यहाँ पे ये जो चीज है ना, ये यहाँ से किया, फिर यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। ट्राई टू स्टार्ट फ्रॉम दिस आफ्टर वन लाइन गैप, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से क्रिएट नहीं रखनी है ना चीज की आपने स्टार्टिंग यहाँ से करी और आपका पूरा पेज ले रहा है यहाँ पे, ये जैसे यहाँ पे इसने ऐसे कर दिया स्टार्ट। ये छोटी छोटी चीजें, इनका ध्यान रखना है। ये ना नॉवल स्टोरी पढ़ने में बहुत मजा आता है इस तरीके से, बट आपको ये आंसर लिखने हैं, तो प्रेजेंटेबल काउंट होगी ही होगी। आपको इस तरीके से रखना है कि यार मैंने ज्यादा नहीं लिखा, मैंने टू द पॉइंट लिखा है और ब्रेक डाउन किया है। ठीक है, समझ रहे हो बात को। ओके, नाउ और चीजें क्या हमें देखनी होती हैं। 6D यहाँ से स्टार्ट किया, अगेन यहाँ पे इसने आंसर्स में गैप रखा, गैप नहीं रखा, सॉरी, ठीक है। अब ये ना डायरेक्ट क्वेश्चन है। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ समरी ट्रायल अंडर CRPC आर एज फॉलोज, ठीक है। इसने क्या करा, 3A क्वेश्चन है ये, और कहाँ से सेकंड स्टार्ट हो रहा है, ये देखो यहाँ गैप ही नहीं है। ये पहले यहाँ हुआ, फिर यहीं से स्टार्ट कर दिया, फिर फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड सो ऑन यहाँ से स्टार्ट कर दिया, तो ये नहीं करना है हमें, ठीक है। ये 3B यहाँ से स्टार्ट कर दिया, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना चाहिए था। राइटिंग अच्छी है, बट थोड़ा सा इस चीज को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। अब मैं अगर आपको नेक्स्ट कॉपी दिखाऊं, एक सेकेंड ना। ये तो हमने JIGL की देखी, नहीं दूसरी भी ऐसी है, उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन वगैरह नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको अपने तरीके से बता देती हूँ कि आपको कैसे अटेंड करना है, इसी में बता देती हूँ, ठीक है। यही वाली दिख रही होगी ना आपको, कॉपी वाली स्क्रीन दिख रही होगी ना। अब देखो, ये जो है ना आपका, अरे कैमरा कैसे ऑफ हो गया, एक सेकेंड। अब ये जो देखो आपका, ये है, ठीक है, पेज। पहले तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में क्या हमें वर्कशीट रखनी है कि नहीं रखनी है, जो हम रफ वर्क करते हैं वो हमें लिखना है कि नहीं लिखना है। लिखना है, ऑब्वियसली लिखना है। आप यहाँ पे बनाओगे रफ वर्क, ठीक है, रफ वर्क। या फिर आप एक ऐसा भी कर सकते हो कि इफ इन केस आपका जो क्वेश्चन है बहुत छोटा है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और जो आपको लगता है इस पेज पे आ जाएगा, ठीक है, इस पेज पे आ जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो कि आप नेक्स्ट जो पेज है इस पे पूरा का पूरा रफ वर्क दिखा सकते हो, ठीक है। इस पे पूरा का पूरा रफ वर्क दिखा सकते हो, तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। और अगर आपको लगता है कि आप इतनी सी जगह में रफ वर्क शो कर सकते हो, तो आप वो भी कर सकते हो, ये आपकी कॉल है पूरी की पूरी, ठीक है। और जो ये न्यूज सिलेबस के स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ उन्हीं पे एप्लीकेबल है, ठीक है, क्योंकि उनका डिस्क्रिप्टिव पेपर है पूरा FSM और ये CAFM, ठीक है, पूरा उनका डिस्क्रिप्टिव पेपर है। अदरवाइज जो ओल्ड सिलेबस वाले हैं उनका तो भैया ऑब्जेक्टिव पेपर ही चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। अब आप मुझे बताओ, कोई भी आपका अगर वो है क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। 1 सेकेंड ना।
क्वेश्चंस पूछो, अगर कोई किसी को क्वेश्चंस पूछने हैं तो फिर हम सेशन वाइंड अप करते हैं। हाँ जी। मैम आंसर देखो बिल्कुल बुलेट राइट पॉइंट है। में आपको गैप रखना है, ठीक है, बुलेट पॉइंट में आपको गैप रखना है। अगर 3 लाइन लिख रहे हो तो थोड़ा सा तो रखना पड़ेगा, अगर एक लाइन है तो फिर नीड नहीं है। मैम सिर्फ राइट आंसर लिखने से ही काम चल जाएगा या फिर टेक्निक और भी मैंने कुछ आपको बता टेक्निक्स दी ना यूज करनी जतिन, है? आपको आंसर्स लिखने हैं, जैसे भी लिखने हैं वो आपको अपने टेक्निक, यही है कि किस तरीके से प्रेजेंट करना है। अगर आपका केस स्टडी का है तो बिल्कुल डिफरेंट अटेम्प्ट करोगे, आंसर लिखोगे। और अगर आपका डिस्क्रिप्टिव है तो अलग लिखोगे, मतलब सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है अगर, ठीक है। अगर आपका डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन है तो ऑन द बेसिस ऑफ जरूर लिखना है, ऑन द बेसिस ऑफ यहाँ पर, ठीक है। देन आपका जैसे फर्स्ट डिफरेंशिएशन एंड सेकंड डिफरेंशिएशन, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करने, हाँ क्वेश्चन पेपर में भी और आंसर में भी आप कर सकते हो अंडरलाइन, इससे थोड़ा सा हाईलाइट होगा। बट ये है कि अगर आप श्योर नहीं हो तो आप नहीं करना, ठीक है, मतलब अगर आंसर ही गलत हो रहा है तो। मैम राइट आंसर लिखा हमने लेकिन प्रेजेंटेशन हमारा इतना या अच्छा राइटिंग नहीं है स्पीड तो को उसको अगर नंबर आपको कटते हैं। इंक्रीज करना है तो आपको प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करनी पड़ेगी। वही मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो एक चीज, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं आपको क्या बता रही थी, अगर डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन है तो आपको इस तरीके से करना है। ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कंपनी और पार्टनरशिप में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम सबसे पहले मीनिंग लिखेंगे, ठीक है, कि मीनिंग क्या है, किस एक्ट के अंदर आता है, मतलब रजिस्टर्ड किस में है। तो ये 2013 में है और ये आपका 1932 में है, ठीक है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स, स्कोप, लाइबिलिटी कैसी होती है, ये हो गए। आप इन टर्म्स के आधार पर उनको डिफरेंशिएट कर रहे हो, डिफरेंशिएट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो मीनिंग है और जो एग्जाम्पल आप कोट करोगे, ये दोनों, मतलब एग्जाम्पल दैट कैन नॉट बी काउंटेड एज अ पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन, वो डिफरेंशिएशन काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल ये मत समझो, अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया है तो एटलीस्ट 6 पॉइंट्स लिखो, एटलीस्ट 6 पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ठीक है। ओके और मैम। कोई टाइप का क्वेश्चन आता हो तो। हेलो मैम, गुड जतिन, मॉर्निंग। आई एम नॉट ऑडिबल, मतलब मैं आपको नहीं सुन सकती हूँ। यू आर नॉट ऑडिबल टू मी बिकॉज मैंने माइक नहीं, वो नहीं लगा रखा है, माइक लगा रखा है। तो आपको जो भी है आप लिखो, या फिर को ऐसा करते हैं, पूछो। अब मेरी थोड़ी सी वैसे कर्कश वाली साउंड आएगी, कोई बात नहीं, बट अब आपको पूछना है तो पूछ सकते हो। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मैम, इफ केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो हम सब सेक्शन से रिलेवेंट है वो क्लियर नहीं है लिखना, ऑडिबल। देन वो पूरा सेक्शन। हेलो हाँ अब बोलो। मैम, अगर कोई केस बेस्ड क्वेश्चन आता है, जैसे न्यू सिलेबस में बहुत बड़ा केस बेस्ड क्वेश्चन आता है मैम, तो फर्स्ट क्वेश्चन मोस्टली 5 मार्क्स का रहता है हम्म, या फिर 3 मार्क्स का रहता है। तो मैम हमें वो जो केस आई है, जो रिलेवेंट सेक्शन है वो लिखना है, पहले उसको पूरा एक्सप्लेन करना है, फिर कंक्लूजन लिखना है ना मैम? देखो पूरा रेलेवेंट पूरा नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो आप बहुत लंबा चले जाओगे। आपको हाँ मैम, वही प्रॉब्लम आती है। जो केस है ना आपका, और जो वो एक चीज पूछ रहा है, अब देखो कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो डायरेक्ट पूरा सेक्शन नहीं पूछेगा, वो पूछेगा उसमें से भी एक कोई स्पेसिफिक पॉइंट। तो उस पॉइंट को यस क्लियर मैम। करना है, और वो डिपेंड करता है। अब कोई सेक्शन है बहुत बड़ा है तो आप पूरा नहीं लिखोगे, बट अगर सेक्शन बहुत छोटा सा है तो आप पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज हमें टू द पॉइंट और कंसाइज लिखना है, ठीक है। मैम ये वही, चीज वो ध्यान रखनी है। पूरा सेक्शन लिखने में बहुत टाइम चला जाता है ना, हाँ उसके वजह से एग्जैक्टली पेपर exactly। छूटता है। हाँ तो यही आपको प्रैक्टिस करनी है ऑन गोइंग। और जो स्कैनर्स हैं उसमें भी ना कभी कभी बहुत लेंथी क्वेश्चंस, वो सॉरी आंसर्स लिख देते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज में हमें ध्यान रखनी है कि वो हमारे अकॉर्डिंग हमें कैसा लगता है, हम आंसर प्रेजेंट कर रहे हैं तो एक अपनी भी तो वो होती है ना, कि हमें पता है कि हम ये ज्यादा लिख रहे हैं, कम लिख रहे हैं, टू द पॉइंट लिख रहे हैं। मार्क्स के अकॉर्डिंग जितना लेंथ लिखनी है आपको आंसर्स की, वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो उसी के हिसाब यस से मैम। आप थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हो।
ठीक है। एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं ना मैम, अगर सेक्शन नहीं पता हो। अगर सेक्शन याद नहीं है तो, लेकिन सेक्शंस याद करना बहुत ही इजी है। अगर आप हर एक टॉपिक को रिवाइज कर रहे हो विद दी सेक्शन ऊपर लिखा हुआ है सिर्फ, तो आप आराम से रिकॉल यस कर मैम। सकते हो, याद भी हो सकता है। नहीं मैम, वो नहीं। कंफ्यूजन रहता है ना कि सच में यही होगा कभी क्या, कभी नहीं तो देखो फिर होता वो क्या है ना, रॉन्ग। हमारे पास एक पेपर नहीं है, हमारे पास 8 पेपर है। ठीक है, और जो टीचर बताता है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताता है, बिकॉज ही इज एंड और शी इज टीचिंग ओनली वन सब्जेक्ट। तो उसे लगता है कि अगर मैं प्रो हूँ और मुझे बिल्कुल इंसाइट्स पता है, तो बच्चे का माइंडसेट अलग होता है। बच्चा पूरे 8 के 8 पेपर का जो लोड है वो लेके चल रहा है। ठीक है ना। तो क्वाइट पॉसिबल कि आपको नहीं याद हो, तो भी मैंने आपको उसका तरीका बता दिया। ठीक है। अच्छा ये बताओ, कंपनी लॉ की रिवीजन क्लासेस देखी है अभी तक? ऑडियो मैंने डायरेक्टर्स की भी स्टेज 1 आपको आप लोगों को दे दी है, देखी है, रिवीजन कराया यस मैम। अब स्टेज 2 यस मैम। मेरे पास वो कल मंडे को आ जाएगा स्टेज 2। ठीक है। ओके मैम। तो और देखो कोई भी चीज है ना, आप अगर खुद भी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोशिश करा करो कि जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं ना उनको ब्रेक डाउन करके पढ़ो। अगर ब्रेक डाउन करके पढ़ोगे तो आपको ज्यादा टाइम तक रिकॉल होगा और कंफ्यूजन कम होगा। अब डायरेक्टर्स है, डायरेक्टर्स को मैंने पूरा ब्रेक डाउन किया है इनटू 3 पार्ट्स, जैसा आपका कंपनीज एक्ट में दे रखा है बिल्कुल वैसा ही, ताकि बच्चों को आगे जाके अगर वो बेयर एक्ट भी खोलें तो उनको ऐसा ना लगे कि हाई क्या हो गया। लेकिन उसमें भी फ्लो होना चाहिए एग्जैक्ट, लाइक अ स्टोरी, कि स्टेप बाय स्टेप बढ़ोगे ना आप आगे। तो उसके लिए यस मैम। स्टेज 2 जो है सेकंड पार्ट, वो जरूर देखना, वो मंडे को आएगा। ठीक है। और मॉक टेस्ट मैं तो यस बोलूंगी मैम। मॉक टेस्ट दे लो, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो जितनी प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि अभी टाइम है। और आप सिर्फ एक ग्रुप दे रहे हो तो यू हैव एटलीस्ट 1 वीक फॉर वन सब्जेक्ट। ठीक है ना। यस मैम। तो आराम से दे सकते हो। और कोई क्वेश्चन है तो पूछो। क्लासेस कहाँ से लिए हैं आप लोगों ने? मैम मेरे तो यस एकेडमी से है। अच्छा। मैम मेरा दीपक गजराइन सर से। दीपक गजरानी सर अभी तक पढ़ा रहे हैं? यस सर, यस मैम। मैंने भी उनसे क्लासेस ली थी, वो थोड़ा सा ऑनलाइन थोड़े इतने एक्टिव नहीं है, बट मैंने अपने टाइम पे उन्हीं से क्लासेस ली थी। वो काफी उनका ना लेंदी बहुत है, मतलब उनकी एक बुक ही कम से कम दो दो, मतलब उसकी वो है, इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा है। इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा है, और वो ना रेलेवेंट नहीं है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको वैसे आगे कुछ करना है ठीक है, लेकिन आपका ये है कि अगर मैं अभी नेक्स्ट दिसंबर में अगर पेपर दे रही हूँ, तो हाँ मैं उनकी क्लासेस ले सकती हूँ, मेरे पास उतना टाइम है। बट भाई ये हर टीचर का अपना अलग अलग होता है। तो यही चीज है। अच्छा एक चीज और मुझे पूछनी थी, अगर रिवीजन आपके कांटेक्ट में और स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं 1 to 1 एक रिवीजन स्टार्ट करूँ, रिवीजन बैच स्टार्ट करूँ ऑन जूम ओनली, नॉट ऑन यूट्यूब, ऑन जूम, सिर्फ कंपनी लॉ का, तो क्या आप लोग इंटरेस्टेड हो? यस मैम। हम्म। यस मैम। और कोई अगर स्टूडेंट देखो, अब क्योंकि ये चीज है ना, ये मैं थोड़ा सा टाइम अलग से निकाल के करूंगी आप लोगों के लिए, तो एटलीस्ट अगर मेरे पास 10 to 20 स्टूडेंट्स होते हैं, तो मैं ये रिवीजन बैच स्टार्ट करूंगी फॉर दिसंबर अटेम्प्ट ओनली, जो कि बहुत ज्यादा फास्ट ट्रैक वाला होगा। ठीक है। विद इन अ वीक आपका कोशिश करूंगी कि मैं आपको सारा समराइज करके रिवीजन करा दूं, सिर्फ 1 वीक का होगा। तो अगर स्टूडेंट्स मेरे पास होंगे तो ही स्टार्ट हो सकता है। इसके रिगार्डिंग मैं कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगी, तो आप भी कोशिश करना। कम्युनिटी पोस्ट में आज या कल मैं सोच के डालूंगी, अगर आप लोगों के भी कॉन्टेक्ट्स में हैं बच्चे और 10 to 20 अप्रोक्स होते हैं, तो हम ये कर सकते हैं काम। यस मैम। और जो टॉपिक आप पढ़ा मीन्स रिवीजन करने वाले, उसके प्रायर हमें एक दिन पता रहेगा तो हम भी पढ़ के रखेंगे मैम। हाँ वो तो है ही रिवीजन में, क्योंकि मैं जब स्टार्ट करूंगी तो मैं आपको पूरा एक शेड्यूल दूंगी उसके हिसाब से, कि आपके इस दिन ये क्लासेस हैं, इस टॉपिक को हम रिवाइज करेंगे। और अभी तक तो मोस्टली सारे 90% स्टूडेंट्स ने रिवाइज कर ही लिया होगा, मतलब एक बार तुमको पता ही होगा कि कंपनी लॉ में एक्चुअली चल क्या रहा है। राइट। यस मैम। 1 to 1 होता क्या है ना, जैसे आप लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं वो मैं ले सकती हूँ, उनको सॉल्व कर सकती हूँ, तो वो एक कंबाइंड रिवीजन हो जाता है। यस मैम। ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग मैम, हाँ जी बोलो। मैम जो हम आंसर लिखते हैं वो हमारे मॉड्यूल के कीवर्ड से मिलना चाहिए। या देखो ऐसे मैच करने वाली चीज नहीं है, बट आप खुद सोचो, अगर आप कोई लॉ पढ़ रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, तो आपको उसमें जो नेसेसरी एज पर लॉ जो कीवर्ड्स हैं वो वैसे भी याद होने चाहिए। ठीक है। तो आप मॉड्यूल से सेल्फ स्टडी कर रहे हो? नहीं मैम आपने तो अच्छा। जेआईजीएल का तो मॉड्यूल से, अच्छा अच्छा। जेआईजीएल का मॉड्यूल से और बाकी सर की बुक से पढ़ रहा हूँ मैं। अच्छा तो नहीं, कोशिश करो कि उसको, क्योंकि लाइफ टाइम में भी तो आपको ये वर्ड्स यूज होने हैं ना। देखो, कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो तो ऐसा नहीं है कि मार्क्स डिडक्ट होंगे, ये एक समझ लो मतलब मैं चैलेंज। सर हाँ। मतलब मैं सर की बुक में जो कंटेंट है वो अगर मैं याद करके जाता हूँ, वो लिख कर जाता हूँ, तो उसके नंबर मिल जाएंगे मुझे। हम्म।
अभी आप लोगों के ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, कौन सा अटेम्प्ट है? मेरा तो मैम फोर्थ है। और ओल्ड सिलेबस चल रहा होगा ना? यस मैम। और दूसरा स्टूडेंट धनिश्री? मैम माइक ऑन नहीं है उनका। हाँ, माइक तो ऑन नहीं है, लेकिन चलो कोई उन्होंने नहीं। नहीं करा। तो ये हम कर सकते हैं, ठीक है, रिवीजन क्लासेस का, अगर आपको ठीक लगता है तो आप कर मैम सकते मेरा सेकंड है, हैं। सेकंड टाइम है, मैं न्यू सिलेबस से दे रही हूँ मैम अभी। अच्छा अच्छा, न्यू सिलेबस है। मैम लास्ट टाइम जो दिया था मैंने पेपर, मुझे 55 स्कोर हुए थे। अच्छा, बट वही मैम, मेरा नहीं क्या पेपर, लाइक मुझे आता था बट मैं सब प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी उसको। वही राइटिंग इशू है ना, राइटिंग प्रैक्टिस इतनी अच्छे से नहीं है और तो। मैम टाइम हमें हमें लगता है कि नहीं हम कर लेंगे 3 आवर्स में, बट नहीं होता है मैम। वो फर्स्ट क्वेश्चन इतना लेंथी ले लेता है कि बाकी क्वेश्चंस के लिए फिर टाइम बहुत लिमिटेड बच जाता है। वो सिर्फ इसलिए होता है ना, फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोग सोचते हो, क्योंकि एक होता है ना, बस 3 घंटे हैं हम कर लेंगे, हमारे दिमाग में ये चलता है। तभी मैंने आपको बताया कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो, नो मैटर व्हाट की, और ये जरूरी, और ये जरूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन ही स्टार्ट करना है, पहले आप कोई भी कर सकते हो। तो उसमें आपको टाइम ओके मैम। रखनी बहुत जरूरी है। 30 मिनट्स फॉर वन क्वेश्चन इंक्लूडिंग ऑल सब पार्ट्स। ऐसे करोगे तीन यस मैम। घंटे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ठीक है। मैम इसके लिए मुझे मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है शायद अभी, लाइक हाँ पूरा तो पेपर अटेम्प्ट करके देखना पड़ेगा एक। मैं तो आप लोगों को बोल ही रही हूँ, मैं तो अपने टेलीग्राम चैनल पे और सब जगह ये अनाउंस कर रही हूँ कि भाई तुम्हारा ही फायदा होगा। मॉक टेस्ट ले लो। और अगर आपको लगता है कि पूरा ग्रुप का नहीं ले सकते तो पर सब्जेक्ट ले सकते हो। ठीक है, तो टेलीग्राम पे आपको लिंक मिल जाएगा, मेरी हर वीडियो के नीचे लिंक है। अगर आपको मॉक टेस्ट लेने हैं तो टाइमली वो करो, क्योंकि देखो मेरे पास भी स्टूडेंट्स काफी होते हैं, और मैं सबका मॉक टेस्ट, कंपनी लॉ का तो खासकर मैं ही चेक करती हूँ। ठीक है, एक सर हमारी टीम में और है, वो और सब्जेक्ट्स का करते हैं, लेकिन जो लॉ के सब्जेक्ट्स हैं लाइक एसबी सीजीआई जीएल कंपनी लॉ, ये मोस्टली तीन मैं ही चेक करती हूँ। तो मुझे भी टाइम होना चाहिए ना। मैं उन एग्जामिनर्स की तरह यस बिहेव नहीं कर सकती ना कि चलो 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 चलो। मुझे तो एक्यूरेट आपको इवैल्यूएशन करके फीडबैक देना है। तो आप देख लेना, अगर आपको लगता है ठीक तो आप दोनों जो भी स्टूडेंट्स हैं, और थोड़ा सा ये, अगर आपको मेरी क्लास ठीक लगती है, अच्छी लगती है, यूट्यूब अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा प्रमोट भी करो, क्योंकि वो चीज आप लोग करोगे तभी मुझे बेनिफिट होगा मैम, ना। ऑफ कोर्स। ठीक है, यस तो मैम। मुझे यस मैम। इस चीज का और बता देना, मैं कम्युनिटी पोस्ट आज या कल डाल दूंगी रिवीजन क्लासेस के लिए। अगर आप लोगों को ठीक लगता है तो आप तो अपना वोट दोगे ही दोगे, बट और थोड़ा सा प्रमोट करने हैं इस चीज को अपने एंड पे, ताकि और बच्चे भी आए, ज्वाइन करें। ठीक है, तो ये सेशन यस हम मैम। आज वाइंड अप करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको फर्दर मुझसे कांटेक्ट करना है या कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेरा फोन नंबर, ईमेल आईडी, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का क्यूआर कोड है। ठीक है। थैंक यू सो मच मैम। ओके। ओके मैम, थैंक यू। ओके।